मेरी तरफ से, मेरे अंदर छुपे नन्हे कवि की तरफ से और आगे होने वाले विमर्श की तरफ से आप सभी को प्रणाम और तहे दिल से आभार, क्योंकि आज आप साहित्य के विशाल गुलमोहर वृक्ष की जीवनी और युग पर केंद्रित उपन्यास का विमर्श मुझ जैसे बीजांकुरित होते हुए साहित्यकार से सुनने जा रहे हैं। तो इस उपन्यास को पढ़ने से पहले मेरे सामने दो चुनौतियाँ थीं। सबसे पहली तो यह कि मैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, सिर्फ इतना कि हम कमायनी के लेखक हैं। और दूसरी चुनौती ये कि किसी भी पुस्तक पर मेरा विमर्श ये पहला रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि इस विमर्श के बाद आप सब ये मुझसे साझा करें कि मैं इस चुनौती को कितना पार सकी हूँ। तो जब पहली चुनौती की बात करते हैं, तो जहाँ ऐसी स्थिति थी कि मेरे सामने जयशंकर जी की ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, अब यह स्थिति हो गई है कि मैं हर चीज़ को उस नज़रिए से देखती हूँ कि जयशंकर जी होते तो क्या करते, प्रसाद जी होते तो अभी क्या सोचते। जी हाँ, अब जयशंकर प्रसाद मेरे लिए अपने प्रसाद जी हो गए हैं और यह अपनापन, यह श्रद्धा, यह जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ श्याम बिहारी श्यामल जी की कंथा के कारण आया है। क्योंकि जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं और या फिर ऐसे भी हम आम जीवन में जयशंकर जी के बारे में सुनते हैं, तो हमेशा उनकी दुखद छवि हमारे सामने आ जाती है और हम सोचते हैं कि वो काफ़ी शांत और गंभीर हैं, नियमबद्ध होंगे, लेकिन ये उनके इंद्रधनुष रूपी जीवन के कुछ रंग हैं। वैराग्य से लेकर पहलवानी तक, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने तक, ये सारे रंग हमें कंथा में देखने को मिलते हैं। जो कमायनी को आज तक सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए ये वह है कमायनी की रचना की यात्रा, कि कैसे कमायनी छपने से पहले ही प्रसिद्ध हो गई। जो इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए गोविंद वल्लभ पंत और प्रसाद जी की वार्तालाप है, सारनाथ का दर्शन है, चंद्रशेखर आजाद जी का छिपना भी है, वो बनारस की गलियां और यह सब घूमते हुए सराय गोवर्धन पहुंचना, यह सब है कंथा में। क्योंकि जब आप कंथा को पढ़ना शुरू करते हैं, तब शुरू तो पढ़ने से करते हैं, पर धीरे 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 आप इसे जीने लग जाते हैं और वह नारियल बाजार की मित्र मंडली का हिस्सा बनने लग जाते हैं। और सुबह की बेनिया बाग की सैर करने लग जाते हैं और रात रात भर जागते हैं जब नया काव्य अंगड़ाइयाँ लेता है। और तब आपको समझ में आता है कि हाँ, सच में ये श्याम बिहारी श्यामल जी की 2000 रातों की सुबह है। खास बात मुझे इस उपन्यास की यह भी लगी कि मुझे ऐसा पसंद है कि उपन्यास पारंपरिक रूप से शुरू ना होके कि बालक का जन्म हुआ, फिर उसकी जवानी और फिर उसके अंतिम के क्षण, ऐसे ना शुरू होके काफ़ी घुमावदार तरीके से शुरू हुई है। जी हाँ, वो शुरू हुई है 29 वर्षीय जयशंकर के वैराग्य से। और लेखक ने बहुत ही अच्छे इसमें भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, जो मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूँगी। प्रकृति में जीवन लीला का मंचित हो रहा है यह दृश्य दैनंदिन ही, किंतु गेरुआ वस्त्रधारी 29 वर्षीय युवक जयशंकर उसे निहार रहा है, भौचक, अपलक, मगन मुग्ध। कई दिनों का खटतुरस मन जैसे उचाट उदासी को झाड़ छटकार कर नए भावा स्वाद में रंगने ढलने लग गया हो। काव्यानंद जैसे अनुभूति, ब्रह्मानंद वितान, सर्जना से संपुष्ट व्यंजना विकीन, चुप चंचल आँखों में प्रकृति छवि झर उतर रही है, झरझर झरझर। आप भाषा देखिए इनकी। और जब जयशंकर जी वैराग्य में रहते हैं तो वो अनेक सवाल करते हैं खुद से भी, और वह सवाल हमारे अंदर भी सवाल और जिज्ञासा पैदा करते हैं कि हाँ, ये सच बात है। जैसे उनका यह सवाल कि क्या परलोक साधना दैनंदिन स्वार्थ से भी बड़ा स्वार्थ नहीं? और मुझे भी लगा कि सच बात है ये तो। एक और ही अंश है ऐसे आगे कि जब वे रात में वैराग्य में जंगलों में घूमते रहते हैं और वे सोचते हैं कि रात में अब सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए, सुरक्षित स्थान। फिर वे सोचते हैं और अपने आप को सही करते हैं कि सुरक्षित स्थान क्यों चाहिए? क्या ये मनुष्य का जो तन है वह किसी अन्य जीव के लिए सर्वोत्तम आहार नहीं, और किसी दूसरे जीव को उसके सर्वोत्तम आहार से दूर रखना क्या सही बात होगी? और ऐसा करके क्या मैं साधु बन पाऊंगा? ऐसे अनेक से सवाल हैं जो आपको उस वैराग्य काल में देखने को मिलेंगे। आगे हम जब देखते हैं कि प्रसाद जी खुद याद करते हैं अपने बचपन के दिनों को, तो उनके बचपन के दिन ऐसे थे कि उनके बचपन का नाम था झारखंडी। जी हाँ, और ये ऐसे हुआ था कि देवी प्रसाद जो उनके पिताजी हैं, जब वो बाबा बैजनाथ की यात्रा कर रहे होते हैं,
तब वे मन्नत मानते हैं और प्रसाद प्राप्ति उन्हें होती है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये जो मन्नत है ये भगवान की ही देन है प्रसाद जी। तो उनका नाम पड़ता है झारखंडी। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि उनका नाम पड़ा। और फिर जब वो आगे देखते हैं कि जब वो 3 वर्ष के ही रहते हैं तभी वह बाबा बैजनाथ को उसकी वास्तुकला और इतिहास को सुनकर गनगना उठते हैं। और जब वह 5 वर्ष के होते हैं तब वे मारवाड़ के अकाल में जाते हैं। उनके पिता उनके साथ चलते हैं, उनको लेके जाते हैं और वहाँ वो उनकी मदद करते हैं। और 5 वर्षीय बालक यह सब देख के आंसू का प्रवाह उनका बह जाता है और वो उस समय भी काव्य की रचना करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कवि का जो मन है वह शुरू से बचपन से ही उसमें लगा हुआ था। और ये पूत के लक्षण पलना में जो हम सुनते आ रहे हैं ये उनके ऊपर सर्वश्रेष्ठ बैठता है, क्योंकि जब वो 12 वर्ष के भी होते हैं और जबलपुर में वे नौका विहार करते रहते हैं तब अचानक से उनका जो अंगरक्षक होता है वह पानी में गिर जाता है और वे बिना देर किए फ़ौरन ही छलांग लगा देते हैं। और यही बहादुरी हमें आगे भी देखने को मिलेगी जब वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। और यही मुझे उनके शिक्षक की बात याद आती है। अब उनके शिक्षक की बात आई है तो मैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी कि उनके शिक्षक थे मोहनीलाल गुप्ता। वह खुद भी साहित्यिक पृष्ठभूमि के थे और रस्म सिद्ध कवि के नाम से जाने जाते थे। उनकी खास बात यह थी कि वो पढ़ाने में इतने तल्लीन हो जाते कि जब कभी भी इतिहास से भूगोल से मैथ्स पढ़ाने लग जाते उन्हें खुद पता नहीं चलता। और इतनी गंभीर बातें वो बालकों को पढ़ाते कि कई बार तो अगल बगल जो लोग जाते वो भी उनको टोकते कि इतनी गंभीर बातें जो आप बता रहे हैं क्या इन्हें समझ में आएंगी। तब वो उन्हें बोलते कि मैं ये गलती से नहीं कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन में ही हम जो बीज बालकों के मन में डालेंगे आगे जाके वही पल्लवित और पुष्पित होंगे। यहाँ और मुझे ये बात सच में लगी। और तो फिर इनकी कक्षा चल रही थी और ऐसी एक बात है कि वो भूगोल पढ़ा रहे थे। अब झारखंडी जी अपने प्रसाद जी, इनके 4-5 मित्र मंडली थी और यही मित्र मंडली इनके आगे भी रहेगी। उसमें और लोग आते रहेंगे पर ये भी रहेंगे। अब इनकी मित्र मंडली में थे लक्ष्मी नारायण, वज्रचंद्र जी वही हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के भतीजे भी हैं, और बचनू महाराज काफ़ी मज़ेदार है। तो जब ये आपस में ये बचपन में ही काव्य रचना कर रहे हैं। अब ये देखिए कि क्लास में चल रहा है भूगोल और यहाँ चल रही है अपनी कविता। इनके शिक्षक सोचते हैं, ये कविता लिख के मुस्कुरा भी रहे हैं, पुलकित हुए जा रहे हैं। तो इनके शिक्षक सोचते हैं कि सारे बच्चे तो लिख रहे हैं, वो बोल कर पढ़ाते थे, तो बोल कर लिख रहे हैं और ये ऐसा क्या लिख रहे हैं कि इनकी कॉपी में इतनी ये ऐसा क्या लिख रहे हैं कि इनको इतनी हंसी आ रही है। सारे बच्चे तो शांत हैं। तो वो जाते हैं उनके पास और बोलते हैं दिखावा, तू का लिख ले रहा हुआ। तो जब प्रसाद जी और उनके दोस्त दोनों सटक सीताराम, और वो तो घबरा गए। तो प्रसाद जी कॉपी आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि ये लिखा है। तो मोहनीलाल जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कविता थी ब्रज भाषा में, आयु और रचना का कोई मेल ही नहीं लग रहा था। वह देख के हर्षित तो हुए, आश्चर्यचकित भी हुए, लेकिन नकली रोष दिखाते हुए वह बोलते हैं कि तुम लोग यही सब करते हो, ये कविता कहाँ से उतारी है तुम लोगों ने। तब प्रसाद जी बोलते हैं कि ये कविता कहीं से उतारी नहीं है, ये मैंने खुद लिखी है। उनका आश्चर्य और ज़्यादा बढ़ जाता है। और चूँकि वह खुद कवि थे तो वह जानते थे कि ये कितनी सधी हुई कविता है, पर बालक अभी से ही इसमें ना बिजी हो जाएं और यही ना करने लग जाएं, इसलिए वह उनके पिता के पास जाते हैं। कंप्लेन करते हुए जाते हैं। वैसे तो वो कंप्लेन करते हैं कि आप लोग इतने बड़े जो व्यवसाय हैं, क्योंकि ये इनका बहुत रईस खानदान के थे, ये इनका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस था। तो बोलते हैं कि आप लोग तो व्यवसाय वाले लोग हैं और अगर बालक यही सब करने लग जाएगा तो आगे क्या होगा। तब अंदर से जो इनके बड़े भाई हैं शंभू रत्न जी, वो आते हैं और वो समझ जाते हैं कि मास्टर जी आए हैं, कुछ दिखा रहे हैं और पिताजी चिंतित थे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। वो बाहर आते हैं और उसके बाद उनके पिताजी जयशंकर जी को बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। जयशंकर जी चिड़िया की तरफ फुर हो जाते हैं। उसके बाद फिर टीचर जो उनके रहते हैं वह बोलते हैं कि ये जो कविता है ये बहुत ही सधी हुई है, इसके दोनों जो पक्ष हैं वह बहुत ही प्रबल हैं और ये आगे जाके बहुत नाम कमाएगा। इनके जो बड़े भाई हैं शंभू रत्न जी, वह बहुत चिंतित हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि यह तो अब फिर व्यवसाय में क्या होगा। तब इनके पिताजी जो हैं वह टोकते हैं और वह बोलते हैं कि मैंने ही बोला था मास्टर जी को कि उर्दू, फारसी, संस्कृत इन सब का ज्ञान जयशंकर को दे और शायद ये कवित्व उसी का ही परिणाम है।
तब उनके टीचर टोकते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो इस दिशा में अभी कोई प्रयास किया ही नहीं है, ये जो भी है ये सब इन्हीं की देन है और ये सच में आगे जाके बहुत प्रतिभाशाली, मतलब बहुत प्रभावशाली बनेगा। तब इनके बड़े भाई बोलते हैं कि अगर यह पिताजी की ही इच्छा है तो फिर ये अटल है और इसे हमें अमल करना चाहिए। आगे ऐसे ही स्कूल के दिन आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ दिनों बाद फिर इनके जीवन में दुखद पहलू भी शुरू होते हैं और वह होता है पिताजी का देहांत। पिताजी के देहांत के बाद इनका जो परिवार होता है उसमें तो एक ये बहुत रईस थे, बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन परिवार वालों आपस में हिस्से बांट चालू हो जाता है। हिस्से के कारण कोर्ट कचहरी के भी विवाद आते हैं जिसमें इनके बड़े भाई बहुत ज़्यादा शामिल हो चुके रहते हैं और इसी बीच उनके बड़े भाई एक सुबह उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं कि वक्त आ गया है जयशंकर, जब 11 वर्ष की आयु में ही तुम्हें बड़ा हो जाना पड़ेगा, हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ेगी अथवा मिट जाना होगा। जयशंकर जी यह सुनकर उनके जो आंसू थे यह ताप में उड़ जाते हैं और वे बोलते हैं कि उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मैं व्यवसाय संभालूंगा और आप कोर्ट कचहरी संभालिए। क्वींस कॉलेज छूट गया और अब दादाजी की सुंगनी साहू की जो गद्दी थी वही विद्या अध्ययन का भी केंद्र बनी और व्यवसाय का भी। व्यवसाय हरा भरा हो गया और जयशंकर जी दिन रात काम करते, व्यवसाय संभालते रहते। वह कर्मचारियों के साथ जा के भी काम करते, उनके साथ मिलके भी काम करते। कई बार तो शंभूरन जी उनसे बोलते भी कि लगता है तुमने कोई बिजनेस में नया सीक्रेट लेके आ गए हो और अब तुम मुझे भी नहीं बताओगे, ये जिज्ञासा हो रही है मुझे। तो जयशंकर जी बोलते कि वह सीक्रेट ही क्या जो किसी और को बता दिया जाए। तो ऐसे ही उनका बिजनेस आगे चलता रहता है। कुछ दिन बाद अब एक और बात हो जाती है। बचनू महाराज आपको याद ही होंगे, वो मज़ेदार कैरेक्टर। क्या होता है कि बचनू महाराज जी सुबह महादेव करते हुए आ जाते हैं। इनके बड़े भैया से मिलते हैं और बोलते हैं कि जयशंकर कहाँ है। तो इनके बड़े भाई जो हैं वे बोलते हैं कि क्या हुआ और सुबह पोती पोतंडा लेके क्यों आ गए हो। तब बचनू महाराज बोलते, चूँकि वो तोतले थे तो वे बोलते हैं ये पोती पोतंडा नहीं है, तो पतलियाँ है, पतल क्या। तो वह बोलते हैं कि पत्रिका, कौन सी पत्रिका। तो वे कहते हैं कि भारतेंदु पत्रिका है और हमारे जयशंकर तो शुरू से लिख रहे थे पर आज छपी कविता इसमें है। तो बड़े भाई साहब कविता देखते हैं, शीर्षक था सावन पंचक, कवि का नाम था कलाधर, रचना काशी से। जब वे पढ़ते हैं तो भाव विभोर आ जाते हैं और सोचते हैं कि आज अगर पिताजी होते तो वो काफ़ी खुश होते और कहीं भी होंगे तो उन्हें खुशी हो रही होगी कि उनका जो बालक है वो कम इस क्षेत्र में आगे गया है। पर तभी बचनू महाराज उन्हें बोलते हैं कि आप तो व्यवसाय वाले लोग हैं और अगर जयशंकर जी यही सब करने लग जाए ना तब तो गड़बड़ हो जाएगी और व्यवसाय पूरा डूब जाएगा, कहीं इनकी हालत भी भारतेंदु जी जैसी ना हो जाए। यह सुनकर बड़े भाई साहब बहुत चिंतित हो जाते हैं और जयशंकर जी को बुलाते हैं और उन्हें ऐसी डांट लगाते हैं कि उसके बाद कवि बहुत ज़्यादा आहत होते हैं और अपनी सारी जितनी भी कविता थी उन सब का बंडल जो हिमालय के समान भारी था और बड़ा था वह सब को उनके कारखाने में धधकती अग्नि में डाल देते हैं और अग्नि भी उनके काव्य का ग्रास खाकर भभक उठती है। खैर, सच्ची प्रतिभा न अपेक्षाओं से आहत होती है न उपेक्षाओं से हत। यह बात जयशंकर जी अपने भांजा अंबिका प्रसाद जी को आगे समझाते हैं, जो मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी कायदे से लागू होती है। आगे जब हम देखते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारे पहलू हैं जिसमें मैंने एक और चीज़ देखी कि जयशंकर जी कभी भी सामाजिक दबाव में आकर कोई भी कार्य नहीं करते थे। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा थी फिर भी उसे वो बनाए रखने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करते थे, बल्कि उदाहरण के तौर पे जब जूरी का पद छोड़ना था और चौधरी का भी। जूरी का पद हम जानते हैं कि यह अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी उस समय और उस समय वह पद बहुत ही गरिमामय माना जाता था। चूँकि उनके भाई इसी बीच उनका देहांत हो जाता है और जो रेडी से डीएम रहते हैं उस समय वे जयशंकर जी को बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं कि भाई साहब के जाने के बाद यह पद आपको संभालना रहेगा। जयशंकर जी सिरे से नकार देते हैं कि नहीं। तो रेडी से जो डीएम रहते हैं वे सुनकर इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वे कुर्सी से खड़े होकर बोलते हैं कि आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। जयशंकर जी को तब विश्वास होता है कि लगता है कि बहुत बड़ी बात है। तब तो जयशंकर जी कुछ नहीं बोलते, पर यह ऊहापोह उनके मन में हमेशा लगती रहती है कि आखिर मैं क्या करूं, मतलब कैसे छोड़ूं।
जयशंकर जी में एक और खासियत थी कि वे अपनी अग्रज की बातें श्रद्धापूर्ण माना करते थे। चाहे उनकी भाभी की बातें हों, वो भी वह अटल रूप से मानते थे कि आपने जो बोल दिया वह अटल है, और अपने भाई साहब की बातें और भाई साहब के मित्रों की भी बातें। तो इसी बीच उनके भाई साहब के मित्र आते हैं बोगी सिंह, और वह उन्हें समझाते हैं कि जयशंकर, तुम्हारा जन्म एक व्यापक लक्ष्य के लिए हुआ है और तुम्हारा जीवन उसके लिए एक महान यात्रा है। तो जूरी का पद हो या कोई और भी ओहदा, तुम्हें इसे छोड़ने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। यह सुनकर जयशंकर जी सोचते हैं कि हाँ, पर जयशंकर जी में एक और खासियत यह थी कि वे कोई भी चीज़ करने से पहले एक नया तरीका उससे बचने का निकालते थे। जैसे अब उन्हें जूरी का पद छोड़ना था, सीधे से तो एक बार मना कर ही चुके थे, पर उन्होंने नया तरीका क्या निकाला कि वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बाकायदा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया कि मैं सुनने में असमर्थ हूँ। तो ये बात सबको पता थी कि ये सत्य नहीं है, पर उन्होंने बोला कि नहीं, आप बना दीजिए, मैं सुन नहीं सकता। और जब वो डीएम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं सुनने में असमर्थ हूँ, और जानबूझ के एक्टिंग भी कर रहे हैं वहाँ पे वो कि कान में लगा के कि हाँ क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। डीएम खैर उनकी बात समझ जाते हैं, उन्हें पता होता है कि ये तो शुरू से ही इंटरेस्टेड नहीं थे इस काम में। वो उनकी इज्जत करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे छोड़ दें तो कोई बात नहीं, कि आप इसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब वह जूरी के पद में थे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को वो देखे थे। वह देखे थे कि जब एक बार एक आता है जो गुनहगार होता है और जज उसे सीधे सजा दे देता है, पर जयशंकर जी की नज़रों में वह मनुष्य एक पक्षी हो चला था। और वह सोचते हैं कि कितना दर्दनाक है एक मनुष्य का पक्षी रूप में जाना, और कुछ दिन बाद वह कीट पतंग हो जाएगा पक्षी से। तो वह कितनी दर्दनाक यात्रा है, और वह कितना दर्द में होगा जब उसने चोरी की होगी। यह सभी चलता है, इसलिए वह जूरी का पद छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब चौधरी पद की बात आती है, और हम जानते हैं कि हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि चौधरी का पद बहुत विशेष स्थान रखता है अभी भी, तो उस समय भी वो ऐसे रहते हैं कि मुझे चौधरी का पद जो है वह लेखनी कार्य में बहुत ज़्यादा बाधा पहुंचा रहा है, क्योंकि बहुत आधे से ज़्यादा समय मेरा इसी में चला जाता है। और उस समय क्या होता था, शादी ब्याह का सीजन भी नहीं चल रहा था, तो सारे लोग फ्री होते थे और कुछ ना कुछ लड़ाई करके इनके पास पहुंच जाते थे कि आप मुझे विवाद समझाइए। क्योंकि तो जब ये इसी चिंता में फिर से रहते हैं, तो इनके मौसेरे भाई मुकुंदी लाल जी वह इनकी बहुत सहायता करते हैं। वो आते हैं कलकत्ता से, और वह देखते हैं कि भाई साहब का पूरा समय इसमें जा रहा है, तो वह इन्हें समझाते हैं कि आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। तो प्रसाद जी बोलते हैं कि धीरे बोलो भाई, अगर भाभी श्री को पता चल गया तो अभी घर में तूफान आ जाएगा। तब मुकुंदी लाल से सोचते हैं कि इससे बचने अब कुछ तो करना पड़ेगा। और प्रसाद जी जब अंदर जाते हैं कमरे में, और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि मुकुंदी लाल जी आसन लगा के बैठ चुके रहते हैं। तो प्रसाद जी बोलते हैं कि यह क्या कोई नया आसन है क्या? तुम तो अभी अच्छा खासा बोल रहे थे यार, तुम क्या हो गया? तो तुम्हें क्या हो गया? तो वो बोलते हैं कि हाँ ये नया आसन है, ये गांधी आसन है। तो बोलते हैं अच्छा कोई योगासन का कोई राजनीतिक संस्करण है क्या? तो उनके भाई बोलते हैं कि आप हंसवा के मेरी जो इतना संजीदगी से मैं ये सत्याग्रह कर रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे बार बार हंसवाइए नहीं। तो वे बोलते हैं सत्याग्रह? तो वो बोले हाँ, अब मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, जैसे गांधी जी कर रहे हैं अब मैं भी सत्याग्रह कर रहा हूँ आपके खिलाफ, ताकि आप मेरी बात मान लें और चौधरी का पद छोड़ दें। तो वो बोलते हैं कि सत्याग्रह, सत्य और आग्रह ये कैसे हो सकता है? अगर सत्य को आग्रह करने की जरूरत पड़ रही है तब मतलब कोई आशंका है। तो मुकुंदी लाल जी बोलते हैं कि खैर वाद विवाद में तो आपसे कोई नहीं जीत सकता, और आप मुझे इसमें मत उलझाइए। अब मैंने ठान लिया है कि ना अन्न का सेवन करूंगा ना जल का, और कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा और यहीं बैठा रहूंगा। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है। उनका भतीजा रत्नशंकर, जयशंकर जी के बेटे, उनके गोदी में आके बैठते हैं, फिर भी वह नहीं मानते। उनकी भाभी श्री भी बोलती है कि तू कलकत्ता से यही करे बदे आए हवा, तब भी वह नहीं मानते। तो अंततः उनकी जीत होती है, और जयशंकर जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं चौधरी का पद छोड़ रहा हूँ। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि चौधरी का पद कैसे छोड़ रहे हैं। तो वे बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो लाओ एक कागज़ और कलम, मैं अभी लिख देता हूँ, और लिख के तुम अंबिका प्रसाद जो कि प्रकाशन का काम कर रहे थे उनके भांजे, उनके पास चले जाओ और ये प्रकाशित भी कर दो अगले पत्रिका में कि अब मैं ये पद छोड़ रहा हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं कि वह कैसे सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई भी कार्य नहीं करते थे। मैं एक और, जैसे मैंने बोला कि वह अग्रज की बातें हमेशा श्रद्धापूर्ण मान लिया करते थे, पर इसमें एक और ख़ास बात है कि जयशंकर जी हमेशा तार्किक और चिंतन मनन पर भी उतना ही विश्वास रखते थे।
जब अंबिका प्रसाद जी उनके भांजा हैं जो, वह प्रकाशन के किसी कार्य से उनसे पूछते हैं कि यह क्या, कोई भी सवाल पूछते हैं तो जयशंकर जी जब उसका उत्तर देते हैं तो वह कहते हैं कि मैं आंख मूंद कर आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। तब जयशंकर जी कहते हैं कि नहीं, किसी भी बात या विचार या तर्क का आंख मूंद कर विश्वास क्यों करना चाहिए? उसे तर्क की कसौटी पर कसकर ही मान या अमान्य बनाना चाहिए। उसी तरह हर बात विचार की समय समय पर गहन समीक्षा परीक्षा भी करनी चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार विचारों को संशोधित भी करते चले जाना चाहिए। विचारों को जो रूढ़ बनाए रखे उसे मूढ़ कहते हैं, और जो चिंतक बना नहीं रह सकता वह मृतक होता है। और हमेशा वह प्रवाहमान होने की बात ही करते हैं, और कई बार मित्र मंडली में भी वो बोलते हैं कि ये बात पे ही बात निकलती है और बाताभ्यास हमेशा हमें करते रहना चाहिए। आगे भी जब उनके जो मित्र हैं कृष्ण राय दास जी और कला परिषद कला परिषद का जब वे नींव रखने जा रहे होते हैं तब वे बोलते हैं जयशंकर जी से कि अपना राय साझा करते हैं, और जयशंकर जी भी उन्हें लाके 2 मूर्तियां देते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ ये कौन से युग की मूर्तियां हैं। तब वह उसका उत्तर नहीं दे पाते और वह बोलते, तब जयशंकर जी उसका उत्तर देते हैं और बोलते हैं कुषाण कालीन है। तो वह विश्वास कर लेते हैं। तब जयशंकर जी बोलते हैं कि तुमने ये कैसे विश्वास कर लिया बिना पूछे ही मुझसे? तो वो बोलते हैं कि मैं आपके ऊपर क्योंकि अंधविश्वास रखता हूँ। तब वह फिर बोलते हैं कि वह विमर्श ही क्या जिस पे सामने वाला पक्ष हार के बैठा हो, और उस पर वे फिर बोलते हैं कि किसी पे भी अंधविश्वास करना वैचारिक अंधता भी पैदा करता है। तो यही प्रवाहमान हम उनके रचनाओं में भी देखते हैं। और एक और ख़ास बात देखते हैं उनकी रचनाओं में, वह सत्यबद्धता। सत्यबद्धता इतनी कि ये ऐसे हुआ, इसमें एक और बात है कि जब मैं छोटी थी तो मैं सोचा करती थी कि जो कवि अपनी इतनी महान कविताएं लिखते हैं और सुनने में इतनी अच्छी लगती है, क्या कवि को सचमुच ही ऐसा महसूस होता है या ये बस अच्छी लगती है इसलिए लिख देते हैं? तो जब मैं लिखना शुरू हुई तो मुझे भी ये द्वंद्व रहा कि मैं क्या लिखूं, जो मुझे अच्छी लग रही है वह लिखूं या जो मुझे महसूस हो रहा है वह लिखूं, जो सुनने में अच्छा लग रहा है वह लिखूं। और वक्त धीरे धीरे बढ़ी हुई तो समझ में तो आ गया, लेकिन उसका ठोस उत्तर मुझे नहीं मिला था कि मुझे लिखना क्या चाहिए, और इसका उत्तर मुझे प्रसाद जी ने दिया अपनी सत्यबद्धता से। तो बात ये होती है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो साहित्य में इतने बड़े हैं और अग्रज हैं, वो काशी आए हुए रहते हैं, और शिव पूजन सहाय जी कृष्ण राय दास जी के पास जाते हैं जो प्रसाद जी के मित्र हैं, और उनके पास जाके बोलते हैं कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी काशी आए हुए हैं तो क्यों ना जब हम सम्मान उनका करें तो हम देश भर के जितने भी लेखक हैं और कवि हैं उनसे भी उनकी रचनाएं मंगवा लें उनके लिए। तो दास जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो ठीक है। तो कुछ दिन बाद सारी रचनाएं आ जाती हैं और शिव पूजन सहाय जी फिर से जाते हैं दास जी के पास, और वे बोलते हैं कि सबकी तरफ से तो रचनाएं आ गई हैं, प्रसाद जी की तरफ से एक भी रचना नहीं आई है। तो दास जी चूँकि उनके गहरे मित्र थे तो वे बोलते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तो मुझ पे छोड़ दो। तो दास जी जाते हैं जयशंकर जी के पास और वे मिलते हैं उन्हें गंगा स्नान करते हुए, और बोलते हैं कि प्रसाद, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, भोजन करूँगा और दक्षिणा भी लूँगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, और ये भोजन खास है, ये आगे भी आएगा, मैं आपके बताऊँगी कैसे। तो दास जी जब उनके घर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि खाना पीना खाने के बाद बोलते हैं लाओ मेरी दक्षिणा। प्रसाद जी समझ जाते हैं और प्रसाद जी बोलते हैं कि तुम ही बताओ मित्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मेरे लिए निजी तौर पर क्या किया है, तो मैं कैसे एक लेख लिख दूँ, और क्या ये झूठी कल्पना नहीं होगी और मुँह देखली नहीं होगी कि वह आए हैं तो मैं उनके लिए लेख लिख दूँ और जो सत्य नहीं रहेगा। पर अगर तुम बोलते हो तो इतना सब होने के बावजूद भी अगर तुम बोलते हो तो मैं एक लेख लिख देता हूँ। तब इनके दोस्त बोलते हैं कि नहीं, इसलिए तो तुम जाने जाते हो क्योंकि तुम सत्य लिखते हो। और वह कहते भी है कि सत्यबद्धता के साथ लिखे जाने पर लिखित शब्दों की अर्थ सत्ता को सार्थकता मिल सकती है। तो यहाँ वह सत्यबद्धता के लिए तब मुझे उत्तर मिल गया कि हाँ, जो सत्य है हमें वही लिखना है। और जब अर्थ सत्ता की बात आती है तब एक और बात उपन्यास में है जो मुझे बहुत ही खास लगी, वह यह है कि दास जी इस उपन्यास में है कि क्या जो शब्द के अर्थ होते हैं वह शब्दकोश में जो अर्थ रहता है क्या वो वही होते हैं।
नहीं, जो प्रयोग करता है उसके हिसाब से अर्थ का जो शब्द के अर्थ होते हैं वह बदल जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जो है, अगर हम जब उनकी वाणी सुनते हैं और जो है उनकी अर्थ है और जो उनकी भाव गरिमा है, क्या वह उतनी ही रह जाती जब कोई समान मनुष्य भी वह उन बातों को बोलता या उन शब्दों को बोलता? क्या उन शब्दों का अर्थ वही है जो शब्दकोश में है? नहीं, वह उनसे बढ़कर है। क्यों? क्योंकि हम उनके शब्दों को उनके व्यक्तित्व की प्रतिबिंब देखते हैं और उनकी दिनचर्या और उनके आचरण का प्रतिबिंब देखते हैं, और इसलिए जो शब्द के अर्थ होते हैं वे बदल जाते हैं उनके प्रयोगकर्ता के अनुसार। तो ऐसे ही प्रसाद जी जो हैं वे दैनिक जीवन में ही भी दार्शनिक सोच रखते थे, और वह काफ़ी दार्शनिक बातें भी किया करते थे और दार्शनिक बातों को सहज रूप में भी बता दिया करते थे। दार्शनिक बातें ऐसी कि जब उनके दोस्त बोलते हैं कि मैंने कोई मिलावट नहीं किया है, तब प्रसाद जी बोलते हैं कि मिलावट बुरा क्यों है? तुम ही सोचो, अगर ये जो मनुष्य का शरीर है यह सिर्फ मांस का बना होता तो किसी काम का होता, लेकिन नहीं, ऊपर वाले ने इसमें अस्थि भी दी है ताकि एक काम का बन सके। तो जरूरी नहीं कि मिलावट हर बार खराब हो। ऐसे ही वह काफ़ी गूढ़ बातों को सहज तरीके से भी बताया करते थे और काफ़ी हंसी मजाक भी किया करते थे। एक बार प्रेमचंद जी और प्रसाद जी और गौड़ जी ये सब साथ में बैठे होते हैं और विनोद शंकर व्यास जी भी बैठे रहते हैं। तो गौड़ जी बोलते हैं कि आप लोग, वो वहाँ से गुजरते रहते हैं और वे बोलते हैं कि आप लोगों ने अभी हंसी की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी, जरूर कुछ अच्छी बात की होगी, ठहाका मुझे सुनाई दिया था। तब प्रेमचंद जी बोलते हैं कि नहीं, आप कोई आशंका मत कीजिए, कोई हंसी की बात नहीं हुई थी, और असली हंसी, क्लासिक हंसी तो आपकी बकवास में ही रहती है। तो गौड़ जी कहते हैं कि नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे का चेहरा देख लिया होगा, तभी इतनी क्लासिक हंसी निकली होगी। तो प्रसाद जी बोलते हैं कि अच्छा, तू हमारे चेहरे को हास्यास्पद बतावा हुआ। तब व्यास जी बोलते हैं कि और नहीं तो क्या, आप लोगों का चेहरा मेरे से नहीं मिलता है क्या? तो ऐसे ही वे हंसी ठिठोली भी किया करते थे, और इसके साथ साथ वे उस पर व्यंग्य भी किया करते थे सामाजिक मुद्दों पे। और उनका जीवन मैंने देखा है कि उनका जीवन और रूढ़िवादिता हटाना ये साथ साथ चला है उनके जीवन में। चाहे भोजन, जब मैंने बोला था कि भोजन के लिए रखिएगा, दास जी जब उनके घर आते हैं तो प्रसाद जी खुद उनके लिए भोजन बनाते हैं, खिचड़ी। और अनेक बार इसमें आया है कि वह खुद भोजन बनाए हैं। वह पाक कला में काफ़ी निपुण थे। जब हम देखते हैं कि आज के भी समय में पुरुष इतना ज़्यादा पाक कला को लेके खुले तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता है कि वह करता है, लेकिन प्रसाद जी उसे अपनाते हैं और उसे बहुत बार उसका शो भी किया उन्होंने कि मैंने ये खिचड़ी बनाई है। और इसी में पाक कला हो या आंसू बहाना, हम देखते हैं कि पुरुष समाज को ऐसा माना गया है कि वह खुले तौर पर आंसू नहीं दिखाते हैं, पर प्रसाद जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, अनेक बार इस पूरे उपन्यास में कई बार आंसू का प्रवाह रोकने से बिल्कुल भी नहीं शर्माए हैं और उसे बह जाने दिए हैं। और आगे जब इसी अंश में है कि कुछ नाचने गाने वालों की मंडली रहती है, महिलाओं की। वह ऐसे नाचना गाना नहीं रहता जैसे आज का रहता है, वह उस समय का अलग था जिसमें वह भक्ति गीत गाया करते थे। उसका भी जीवन यहाँ बहुत ही अच्छे से उकेरा है लेखक ने, पर वह जीवन अगर मैं बताने लग जाऊँगी तो बहुत बड़ा समय लग जाएगा। तो खैर ये होता है कि उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं और उसके परिवार वाले उसे बहुत परेशान करते रहते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से प्रसाद जी उन्हें अपने घर में आश्रय देते हैं, और इस पे उनकी भाभी बहुत गुस्साती भी है कि क्या ये शोभा देगा इतने रईस घर में किसी नाचने वाली का आश्रय देना। पर प्रसाद जी नहीं सुनते। जहां आपने देखा होगा कि प्रसाद जी अपनी भाभी की बातें हमेशा माना करते थे और अपने अग्रज को श्रद्धा भाव रखते थे, पर जहाँ उन्हें सही लगता था वे वैसा कदम उठाया करते थे। और भी दृश्य आता है कि जब महाशिवरात्रि का दिन रहता है और प्रसाद जी वही रेशमी वस्त्र धारण करके, माथे में त्रिपुंड लगा के, और गौर काय में उनके दोस्त बोलते हैं कि आज तो तुम साक्षात खुद शंकर बन के घूम रहे हो। तो वो वह दिन रहता है जब उनके घर में और कोई निर्माण कार्य उन्हें करना रहता है। कुछ देर बाद मजदूर आते हैं और निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं, और पुरोहित जी आते हैं उनके जो रहते हैं, और वह बोलते हैं कि क्या ये सही बात है कि तुम मुहूर्त देखे बिना ही यह कार्य शुरू कर दो, और ये इतनी बड़ी बात है कि तुम निर्माण कर रहे हो, तो ये शोभा देता है तुम्हें? तब प्रसाद जी कहते हैं कि आप ही सोचिए, अगर हम मुहूर्त देखेंगे तो जो अयोध्या है वह कितने मुहूर्त से ना उनका महल बना होगा, पर अयोध्या के महल ने क्या क्या नहीं देखा। उनका जो युवराज है वो वनवास हो गया,
जो राजा दशरथ होते हैं उनकी खुद मृत्यु हो जाती है पुत्र वियोग से, उनकी जो पुत्रवधू होती है वो आगे भी जाके उन्हें वनवास देखना पड़ता है। तो तुम ही बताओ, आप ही बताइए कि क्या मुहूर्त देखना कितना सही है। तो जब हम किसी लेखक की जीवनी पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम सिर्फ जीवनी नहीं पढ़ते, उनका पूरा युग देखते रहते हैं। तो इसी युग में अनेक बातें हुई, जैसे विश्व युद्ध भी आया, लेखक प्रसाद जी ने उस पर भी अपनी बात रखी है कि विश्व युद्ध जब चल रहा था उस पर भी बोला है प्रसाद जी ने, सिनेमा के बारे में भी बोला है प्रसाद जी ने, अनेक बातों पे प्रसाद जी ने बोला है। और अगर मैं उतना बताऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। जो मेन बातें थी मैंने आपके साथ साझा की है। और चाहे स्वतंत्रता सेनानी की भी बात हो, भिड़ंत के लिए भी प्रसाद जी रेडी थे। और उनका जो सेवक होता है चिखुरा, वह तो इतना ज़्यादा सेनानी रहता है, मतलब उससे देख के तो महादेवी जी भी प्रभावित होती हैं। तो वह होता ये है कि महादेवी जी आती हैं प्रसाद जी के यहाँ पे, उन्हें वह जाती रहती हैं किसी यात्रा से, तो उन्हें मन करता है कि प्रसाद जी से ज़रा मिल के आना चाहिए, क्योंकि वह प्रसाद जी को अभी तक देखी नहीं रहती हैं। तो जब उनके घर आती हैं तब प्रसाद जी तो रहते नहीं हैं, वे बाहर गए हुए रहते हैं सारनाथ दर्शन के लिए। उस समय जब महादेवी जी आती हैं तो उनकी मुलाकात होती है चिखुरा से, और चिखुरा उनसे पूछता है कि आप कौन। महादेवी जी उनसे पूछती हैं कि आप कौन, तो वह बोलते हैं कि पहले आप बताइए कि आप कौन। तो वह बोलती हैं कि वह समझ गई और वह बोलती हैं कि मैं महादेवी। तो वो बोलती हैं, अरे वो चिखुरा बोलते हैं कि अरे अरे आप तो देवी हैं और आपकी चर्चा रोज़ चल रही थी, आइए आइए। तो जब वो अंदर जाती हैं तो फिर प्रसाद जी तो रहते नहीं हैं, तो उनके मित्र जो हैं कृष्ण राय दास जी और विनोद शंकर व्यास जी, ये सब महादेवी जी का स्वागत करते हैं। और वार्तालाप चलती ही रहती है कि चिखुरा जो है वो परात में पानी लेके आ जाते हैं उनके पाँव पखारने के लिए। तो महादेवी जी जब चर्चा चली रहती है तो चर्चा में विघ्न ना पहुँचे, इसलिए इशारा कर देती हैं कि आप मत धो। लेकिन चिखुरा बैठ जाता है, वो पहले परात लेके आता है और वहीं जाके बैठ जाता है। और धीरे से जब चर्चा चलती रहती है तब वह महादेवी जी के पैर लाता है और ज़बरदस्ती परात में डाल देता है। तब व्यास जी बोलते भी है कि अच्छे बेटा हो तुम तो बच्चे, मौका परस्त हो बहुत ज़्यादा, मौका नहीं छोड़ा तुमने, और बताओ थाली में कैसा जल था। तो चिखुरा बोलते हैं कि चाहे कैसा भी जल हो, अब तो वह गंगा जल बन गया है। और वो यह भी यह भी जोड़ता है कि जब निषाद राज को तो अनेक अहिल्या के प्रपंच करने पड़े थे ताकि वे भगवान के पांव पखार सके, और मुझे आज बिना प्रपंच किए जब महादेवी जी के पखारने का मौका मिल रहा है पांव, तो मैं क्यों छोड़ूंगा। और यह सुन के महादेवी जी काफ़ी प्रभावित होती हैं कि सच में ये प्रसाद जी का ही सेवक है जो उनके जैसे ही बातें कर सकता है, और ये संगति का ही असर है। और फिर प्रसाद जी आते हैं और महादेवी जी उनसे अनेक प्रश्न करती हैं, और महादेवी जी उनसे बोलती हैं कि इसी प्रश्न के दौरान वह एक और बात पूछती हैं कि जो अभी आपने हाल ही में उपन्यास लिखा है कंकाल, क्या ये प्रेमचंद जी से, तो उनका इशारा था कि क्या आप उनसे तो प्रेरणा नहीं लिए हैं। क्योंकि प्रसाद जी और प्रेमचंद जी का जो रिश्ता रहता है वह लोगों के हिसाब से ऐसा रहता है कि इन दोनों में आपस में बहुत लड़ाई होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रसाद जी और प्रेमचंद जी बेनिया बाग में रोज़ सुबह सैर किया करते थे, रोज़, और अनेक बातों पे चर्चा किया करते थे और अपना दार्शनिक रूप रखते थे, जिसमें प्रेमचंद जी बोलते भी हैं कि प्रसाद तुम सोचो कि क्या सारे जैसे मानव होते हैं और जीव हैं, सारे जीव खाना खाने के बाद तक ही सोचते हैं, उनकी जैसे ही भूख शांत होती है वह सोचना बंद कर देते हैं, पर एक मानव ही है जो भूख समाप्ति के बाद ही सारे विचार लाता है। तो ऐसा ही प्रेमचंद जी का और प्रसाद जी का रिश्ता रहता है कि लोगों को लगता है कि वह ऐसा नहीं है, लेकिन उनके बीच काफ़ी गहराव रहता है और वह उन्हें अग्रज के रूप में देखते हैं। तो इसी बात पे महादेवी जी उनसे पूछती हैं कि क्या आप उनसे प्रेरणा तो नहीं लिए हैं। तब प्रसाद जी बोलते हैं कि आत्मा जैसे व्यापक है और विस्तर है और हमेशा हर दिशाओं में जाती रहती है। सच्चा जो लेखक होगा और कवि होगा, अगर वो अकृत्रिम रूप से अपने आत्मा का अनुसरण करे तो उसकी भी रचनाएं व्यापक होंगी। और इसलिए हम देखते हैं कि जयशंकर जी के नाटक भी हैं, कविताएं भी हैं और अनेक अलग अलग दिशाओं में हैं। और इसी के बाद ऐसी ही व्यापकता इस कंथा में भी है।
कंथा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे से अनछुई रह गई हैं, चाहे वो टैगोर जी और प्रेमचंद जी हो, चाहे प्रसाद जी और गोविंद बल्लभ जी की वृतांत हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त जी का चर्चा हो। अगर मैं एक चर्चा बताऊंगी तो उनके खिलाफ न्याय नहीं होगा, और निराला जी की बातें तो क्या बताएं, इसमें बहुत सारी हैं। तो इसलिए कंथा एक चौड़ा मार्ग के रूप में है जिसमें अनेक रास्ते खुलते हैं। कुछ गलियों की सैर तो मैंने आपको करा दी है और कुछ रास्ते आपको खुद जाने पड़ेंगे। अब एक और मुसीबत मेरे सामने आ गई, वह ये थी कि अंतिम 100 पृष्ठ को ख़त्म करना, क्योंकि मुझे मन में ये दुख था कि उनकी मित्र मंडली मुझसे छूट जाएगी और मैं ये छोड़ने देना नहीं चाहती थी और मुझे डर था कि सब छूटते चले जाएंगे। तो जब प्रेमचंद जी का देहांत होता है और निराला जी कैसे शोकाग्रस्त होते हैं, इसका वर्णन भी बहुत बखूबी किया है लेखक ने। और आगे जब प्रसाद जी की भी तबीयत खराब होती है तब भी बहुत मार्मिक है, और जो मैं नहीं बताना चाहूँगी ट्रेल में, क्योंकि जब मैं बताने लगी, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं खुद 2 बार रोई हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप सब असहज हों। तो जब प्रेमचंद जी प्रसाद जी के ऊपर बहुत बार दबाव डालते हैं कि तुम्हें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए, तब प्रसाद जी 20-22 लाइन की एक कविता लिखते हैं जिसको अंतिम समय में निराला जी ने सस्वर गाया है। मैं वैसा तो नहीं गा पाऊँगी पर कोशिश कर रही हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो जैसा हम देखते हैं कि अभी एक रंग छूट गया है प्रसाद जी का, वह है पहलवानी का। हाँ, हम हमेशा सोचते हैं ना कि कवि जो है वह मानसिक कोमलता जैसे भाव रखते हैं, शारीरिक रूप से भी वैसे ही कोमल होंगे। यह गलत साबित किया है हमारे प्रसाद जी ने। और निराला जी, ये दोनों पहलवानी में के शौकीन थे। तो दृष्टांत यह है कि नारियल बाजार की गलियों में उस समय इस्माइल एक गुंडा हुआ करता था, और जो इस्माइल गुंडा था वह टैक्स वसूली का कार्य किया करता था, पैसे लिया करता था। तब उनसे कुछ जो दुकानदार होते हैं वह भी ये बोलते हैं कि प्रसाद जी और उनके दोस्त जब साथ साथ में जाते रहते हैं तब वह बोलते हैं कि आप लोग कुछ करिए ना, आप लोग तो बड़े लोग हैं और इसके खिलाफ अगर कुछ करेंगे तो वह डर जाएगा। तब प्रसाद जी तो अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन उनके दोस्त समझाते हैं कि फालतू में क्यों विवाद लेना जब तुम्हें वह कुछ नहीं कर रहा है। तो बात आई गई हो जाती है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही जो इस्माइल गुंडा होता है वह नारियल बाजार में जब इनकी मित्र मंडली बैठी होती है तो इनके पास भी वह जूता लेके भेज देता है। उसका तरीका ऐसा था कि वो चांदी के थाल में कपड़े डाल के जूती भेजता था और उसमें पैसा डाल के भेजना होता था। तो वह ऐसा ही जूती प्रसाद जी के पास भी भेज देता है। तो जिसको देख के प्रसाद जी बहुत बौखला उठते हैं और बोलते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो उनके जो दोस्त होते हैं वह बोलते हैं कि तुम छोड़ो ना, पैसा डाल के ख़त्म कर दो। तो वह बोलते हैं नहीं, आज तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो और वह उस जूती को लेते हैं और ऐसे जो उनका साथ में आया रहता है, जो जूती को भेजा रहता है, उसको लात मार देते हैं और बोलते हैं कि जाके बोल दो कि अगर उसके अंदर दम है तो वह मेरे पास आए। तो जब वो जा चुका रहता है तब उनके दोस्त बोलते हैं कि यार तुमने तो काफ़ी खतरा मोल ले लिया है और अब चलो जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि दुकान बंद कर देते हैं। तो प्रसाद जी बोलते हैं कि नहीं, ये तो कायरता हो जाएगी और आज तो या तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा या तो इस्माइल गुंडा। अब सारे बहुत डरे में बैठे रहते हैं कि प्रसाद जी कैसे लड़ेंगे, और वह बहुत बड़ा गुंडा रहता है। अब सब डर के मारे भीगी बिल्ली बन चुके रहते हैं और सबको पता है कि एक चीज़ तो होगी, मार तो खाएंगे। और वो बोल भी रहते कि आप मार खाइएगा और बेइज्जती कितनी ज़्यादा हो जाएगी पूरे समाज में। तो और उनकी, जबकि आप सोच रहे हैं कि वो बहुत रईस खानदान के थे और कवि भी थे, तो बेइज्जती होना कितनी बड़ी बात है। लेकिन प्रसाद जी हमारे अड़े रहे और वे क्या करते हैं कि जब इस्माइल आता है और उसे लड़काते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर है हिम्मत तो चलो मेरे साथ पंजा लड़ाओ। तो इस्माइल को गुस्सा आता है और वो पंजा लड़ाने उनसे बैठता है। तो फिर वो बोलते भी हैं कि अगर दम है, और वो पंजा लड़ाए हैं। और मुझे भी डर लग रहा था ये पढ़ते समय कि सच में प्रसाद जी कहीं हार न जाए। तो उसके बाद क्या होता है कि वो पंजा लड़ाते हैं और प्रसाद जी जीत जाते हैं और उसे जानबूझ के वो उसे भड़काते भी हैं कि है हिम्मत तो हाथ ऊपर करके दिखाओ, और वह हार जाता है। और उसके बाद से फिर टैक्स वसूली का काम खत्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें एक्शन भी है प्रसाद जी का। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे निराला जी की भी है। जब निराला जी
बनारस आए हुए रहते हैं और निराला जी शिवपूजन सहाय जी के यहाँ रुकते हैं। पर निराला जी क्या होता है, थोड़ी मनमौजी किस्म के रहते हैं और थोड़ी गुस्सा जाते हैं जल्दी, जैसा उनका स्वभाव था, और उनसे सब डरते हैं क्योंकि वह बड़े होते हैं। लेकिन प्रसाद जी को वह अपना अग्रज मानते हैं निराला जी। तो प्रसाद जी निराला जी शिवपूजन सहाय जी के यहाँ रुकते हैं और ज़मीन में सोते हैं। तो शिवपूजन जी को ये देख के बहुत दर्द होता है कि मैं खाट में सो रहा हूँ और ज़मीन में सो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। वो बहुत दर्द में रहते हैं और वह बोलते हैं कि आप आराम कर लीजिए, यहाँ ऊपर आ जाइए। पर निराला जी वो उन्हें डांट देते हैं और बोलते हैं निराला ना यहाँ आराम करने आया है ना सोने आया है। और उसके बाद निराला जी क्या करते हैं कि फिर उसके ये बात समझ जाते हैं विनोद शंकर व्यास जी कि शिवपूजन सहाय जी को काफ़ी तकलीफ हो रही है उन्हें ज़मीन में सोता हुआ देख, और फिर वे उनके पास जाते हैं और निराला जी को बोलते हैं कि आप जब भी आएँ, प्रसाद जी ने बोला कि आप उनके घर पे ठहरिए। फिर वे उनके घर में ठहरते हैं और उनके घर में भी बहुत सारी मनोरंजक बातें हैं जो निराला जी की हैं और जो उनके व्यक्तित्व, और सिर्फ निराला जी के व्यक्तित्व को ही नहीं, इन्होंने अनेक व्यक्तित्व को भी छुआ है और जिज्ञासा पैदा की है मेरे अंदर भी, और आप सब जब पढ़ेंगे आपके अंदर भी, कि आप उनके बारे में भी पढ़िए। सिर्फ प्रसाद जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं और पूरे युग को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन की भी चर्चा की गई है इसमें, तो वह भी मुझे जानने लायक लगी कि हाँ और जाने, और इसमें काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है हर चीज़ के, मतलब हर उस पूरे युग को उन्होंने पूरा जिया है, इसे सच में जीवंत रूप में इसे सामने रख दिया है। और निराला जी के बारे में जिज्ञासु किया है, मुझे प्रेमचंद जी के बारे में जिज्ञासु किया है। और जी किताब के बारे में ही मैं कह रही थी कि किताब में ही बहुत सारे हैं चीज़ें, कि सिर्फ प्रसाद जी और के पे है तो, लेकिन युग पे है पूरे। उस युग में जो सारी तमाम चीज़ें चलती आ रही थी, उस युग में एक और चीज़ें चलती आ रही थी, राजनीति में धर्म को डालना। तो उन्होंने इसका भी इसमें उल्लेख है कि कैसे राजनीति उस समय चल रही थी, उसका भी इसमें वर्णन किया है लेखक ने। और उस समय की दशा को बताते हुए विश्व में क्या चल रहा था ये भी बताया है इसमें। और ये किताब सच में, इसकी भाषा तो बहुत है ही, और इस किताब में आप देखिएगा जब पढ़िएगा कि हर दूसरे और तीसरे लाइन में आपको सोचने के लिए मजबूर कर दी गई ये किताब। जब आप बैठिएगा और गहन चिंतन में तो डाल ही देगी, साथ में जब अकेले आप पढ़िएगा और इनकी हंसी ठिठोली आपको रात में हंसने पे भी मजबूर कर देगी। तो इसमें हर चीज़ है, सारी चीज़ें हैं, और उन सब का ये रूप है कंथा। और मैं चाहूँगी कि आपने जो अभी सुना है ये बहुत कम है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सागर की कुछ फुहार है जो आपके ऊपर पड़ी हैं, और जब आप इसे पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि सच में जो जयशंकर जी थे वे सच्चे फ़कीर थे, और ये कंथा उनके बारे में कितना अच्छा वर्णन करती है, उस पूरे युग को कैसे संजो के रखा है। तो इसमें यह भी है कि उनकी जितनी भी रचनाएं और जितने नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के, उन नाटक को वह कैसे जब अभिनय के रूप में उनके पास आते हैं कुछ लोग और वह बोलते हैं कि इस नाटक को आप आसान कर दीजिए, तब जयशंकर जी बोलते हैं कि अगर नाटक का सरलीकरण हो गया या अभिनय के रूप में ये कैसे प्रस्तुत होगी, इस उनको बदलाव कर दूं तो क्या ये पूरा परिवर्तन करना नहीं हो जाएगा पूरे मेरे नाटक का। और इसके लिए वे दुखी थे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए मैं बदलूं, या ये इतनी हार्ड है या लोग समझ नहीं पा रहे। तब कुछ दिन के चिंतन मंथन करने के बाद फिर वे सोचते हैं, और उनके दोस्त भी उन्हें बताते हैं कि तुम ये इसलिए इसका सरलीकरण मत करो क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बल्कि यह सोच के करो कि कुछ जो अभिनय करना चाह रहे हैं उसके ऊपर उनके लिए ये हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ वो नाटक का भी जिक्र किया है लेखक जी ने। और जब कंकाल वे लिखे हैं बुक, तो कंकाल के चरित्र कैसे वह प्रेरणा मिली कि कंकाल मुझे लिखना चाहिए, वह भी इसमें जिक्र किया गया है कि कंकाल कैसे लिखे हैं। और प्रसाद जी खुद अपने मित्र के गांव जाते हैं और वहाँ वह देखते हैं यथार्थ रूप में कि वह रहता है। तो यह सारा चीज़ भी मेंशन किया गया है इस बुक में कि कंकाल कैसे लिखी है। आंसू के बारे में भी है, कमायनी के बारे में अनेक बार है कि कमायनी की रचना क्या हुई, कैसे हुई और क्यों और जयशंकर प्रसाद जी कई बार सोच में चले जाते हैं कि क्या मुझे यह चीज़ें डालनी चाहिए जो समाज को सोचने पे मजबूर कर दे। और वह सोचते हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो समाज समझेगा नहीं और बोलेगा कि यह गलत है या सामाजिक तौर से गलत समझेगा, और क्या मुझे इतनी बड़ी बातें और इतनी जो सामाजिक तौर पे गलत मानी जाती है उनको मैं डाल दूं इसमें। तो यह सब उलझन
और कैसे रचे वह सब इसमें दिया हुआ है कि कामायनी कैसे रची है, उनके बाकी उपन्यास कैसे रचे गए हैं, कंकाल का उन्हें प्रेरणा स्रोत कैसे मिला, वह खुद गए, तो इसमें उन सारी रचनाओं का भी जिक्र मिलता है। और इतना बढ़िया जिक्र मिलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लेखक ने कितने गहराई में उतर के लिखा होगा कि वह उस समय प्रसाद जी क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से विवाद कर रहे हैं। तो बात चल रही थी जब विश्व युद्ध की, तो उनके जो दोस्त होते हैं वह बोलते हैं कि विश्व युद्ध आ गया है और कितनी ध्वंस की बात है, विध्वंस होगा। तब प्रसाद जी का यह नज़रिया है जो बहुत ही अनोखा है, वह यह है कि ज़रूरी नहीं क्या सारे विध्वंस समाप्ति की ओर लेके जाते हैं, नहीं। कितने बार ऐसा होता है कि जब खेत को नई उपज देनी रहती है तब उसके ऊपर हल जोते जाते हैं, और हल जोतने के लिए भी उसका विध्वंस किया जाता है, उसके सारे मिट्टियों को तोड़ा जाता है और फिर उसमें सृजन का नया बीज आता है। तो वह युद्ध को इस रूप में भी लेते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सारे युद्ध जो है वो समाप्ति की ओर के लेके जाए, वह नए सृजन का भी कार्य कर सकते हैं। आज़ादी के आंदोलन की बात, जी, आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जैसे चेखुरा के बारे में बताया कि वह अंतिम जो 100 पृष्ठ हैं वह इसलिए भी दुखदायक हैं क्योंकि उसमें चेखुरा भी चला जाता है और अंग्रेज़ों के साथ भिड़ंत करने में। और उनके दोस्त तो ये सब भी कहते हैं कि अगर हम लोग प्रसाद जी से आम तौर पर ना मिलें तो कुछ दिन ऐसा आ जाएगा कि जब प्रसाद जी गले में गोली ताने और यहाँ वहाँ घूमते मिलेंगे हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ। और प्रसाद जी जो थे वह आज़ादी को लेकर इतने अग्रसर थे कि जब उनके घर में चंद्रशेखर आज़ाद जी का छुपाने की जब बात आती है तो उनका घर जो था वो काफ़ी रईस घराने के थे, तो उनके घर में किसी को अंग्रेज को शक नहीं होता कि वह उनके घर में छुपे हुए हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी इनके यहाँ 1 महीने ठहरते हैं और फिर जब अंग्रेज़ों को कहीं से भनक मिल जाती है कि उनके घर में रुके हुए हैं ये, और इसमें यह भी जिक्र है कि चेखुरा ही भेष बदल के कुली का रूप लेके जाता है। ये भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि कैसे वो कुली का रूप धर के जाता है और चूँकि उसे तो आदत नहीं थी इतनी भारी भरकम सामान उठाने की, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी आते हैं और रूप बदल के वो उन्हें पहचान ही नहीं पाता है, और जब सामान उठाता है और कारतूस का जो रहता है वो गिर जाता है और जो उसकी पेटी रहती है वो खुल जाती है और वो डर जाता है कि अब तो अंग्रेज आ ही जाएंगे उनके पास पुलिस उनको देखने। तो वो जल्दी जल्दी उस सामान रखता है और खुद फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी ही मदद करते हैं उनका उठाने में, और उसको उठवाते हैं और फिर बाहर जाके वह रूप बदलता है। और फिर ऐसे ही वह 1 महीने उनके घर में रुक गए हैं, और फिर जब अंग्रेज़ों को ये भनक लग गई है कि वे आ गए हैं तब प्रसाद जी सोचते भी हैं, जब चंद्रशेखर आज़ाद जी की तबीयत ख़राब रहती है और वे सोचते हैं कि क्या इस हालत में इनको भेजना सही रहेगा, पर वह सोचते हैं कि अगर ये इस हालत में नहीं गए तो अंग्रेज मिल जाएंगे और मुठभेड़ हो जाएगी। और वह मुठभेड़ से नहीं डरते थे क्योंकि वह तो ऐसे थे कि मैं खुद गोली लेके खड़ा रहूँगा पर कहीं आज़ाद जी को कुछ परेशानी ना हो जाए, तो फिर वह उनको भेजना पड़ता है। और जब अंग्रेज आते हैं तो वह क्या करते हैं कि उनके दोस्त बोलते हैं कि ऐसा मत करो, पर वह क्या करते हैं जितनी भी गोलियाँ रहती हैं उन सबको सामने तैयार करके रख देते हैं। तो उनके दोस्त बोलते हैं कि तुम पागल हो गया कि सब छुपाते हैं, तुम सामने रख दिए हो। तो वे बोलते हैं कि अगर छुपा के रखूँगा तब तो उन्हें पक्का मिल जाएगा, और वे सामने रख देते हैं और ऐसा लगे कि कारखाने की ही कोई चीज़ है, और उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। और वह बोलते हैं कि इसके लिए मेरे पास 2 मकसद हैं। पहला ये कि उन्हें पता नहीं चल पाएगा अंग्रेज़ों को, और दूसरा ये कि अगर जैसे ही पता चले और जैसे ही वो कपड़ा उठाए तो मैं मुठभेड़ के लिए तैयार हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, अगर मुठभेड़ होगी तो मैं बिल्कुल लड़ाई करूँगा। और जब चेखुरा भी जब शहीद हो जाता है और उनके दोस्त बोलते हैं कि तुम जाओ नहीं वहाँ पे, नहीं तो अंग्रेज को पता चल जाएगा कि चेखुरा तुम्हारा सेवक था और तुम भी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए। तो वे कहते हैं कि तुम कितने कायर हो, और यह सोच के मैं नहीं जाऊँगा, और अंग्रेज से अगर मुठभेड़ होती है तो इससे बड़ा क्या होगा मेरे लिए। और फिर वह जाते हैं और अंग्रेज़ों के सामने भी। तो ऐसे कई आए हैं जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। लेखकों के आपसी द्वंद्व कुछ? जी, लेखकों के आपसी द्वंद्व भी इसमें है। जब काफ़ी मज़ेदार है कि जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, ये चीरगांव झांसी से आते हैं इनके पास, और इन्हें सबको ऐसा लगता है कि जो गुप्त जी हैं उनकी पत्रिका रहती है माधुरी। तो उनकी जब पत्रिका रहती है माधुरी तो उसमें कई ऐसे जो इनके नाटक हैं प्रसाद जी के, उनके ऊपर टिप्पणी की हुई रहती है कि जो इनके नाटक हैं वे सारे तो एक जैसे ही लगते हैं, कहाँ स्कंदगुप्त चाहे अजातशत्रु की बातें हों, और इतनी टफ और इतनी कलिष्ठ बातें हैं कि जब लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो लोगों को ऐसा लगता है। और
जो प्रसाद जी के दोस्त रहते हैं विनोद शंकर व्यास जी, और उन्हें भी सबको ऐसा लगता है कि जो माधुरी में छप रहा है ये सब गुप्त जी छपवा रहे हैं। गुप्त जी इसे नकारते भी हैं कि मैं नहीं छपवा रहा हूँ, लेकिन चूंकि वह बोलते हैं विनोद शंकर व्यास जी इसमें है भी कि दुलारे भार्गव जी के कुछ लोग ही दुलारे हैं और जिसमें आप भी हैं, तो हो सकता है कि आप हो। तो मैथिली शरण गुप्त जी बोलते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, और जब चले जाते हैं और एक और फिर इनके जाने के बाद एक और बार फिर से प्रकाशन होता है, तब विनोद शंकर व्यास जी जो प्रसाद जी के दोस्त हैं और दास जी, उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह बोलते हैं कि वह अगर वहाँ से राम राम कर रहे हैं तो हम भी तो शिव के गण हैं, हम भी अब शिव के गण जैसा रूप दिखाएंगे और हम भी यहाँ काशी से छापेंगे माधुरी के बारे में। तब प्रसाद जी उन्हें मना करते हैं और बोलते हैं कि क्या ये शोभा देगा ये सब लिखना, और अगर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो वह इसलिए कर रहा है कि जब कभी भी कोई रचना प्रकाशित हो चुकी रहती है तो वह जनता के हाथ में चली जाती है, तो इसके ऊपर पूरी आज़ादी है कि वह कोई कुछ भी बोल सके। तो तब उसके बाद वह मना करते हैं कि ऐसा मत करो, पर व्यास जी तो उनके दोस्त बहुत ही ज़्यादा बौखलाए रहते हैं और वे बोलते हैं कि तुम तो लगता है सिर्फ अखाड़े में ही पहलवानी करते हो, बाहर आके तो तुम इतने कोमल हो जाते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार भी करे तो तुम बोले लगता है इसमें उसकी कोई मजबूरी रही होगी। तो फिर बाद में हम देखते हैं, हमें भी तब तक ये असमंजस रहता है कि हाँ गुप्त जी तो नहीं लिखवाते थे, पर जब हम अंतिम पृष्ठों में देखते हैं कि गुप्त जी और दुलारे जी का जो संवाद है उसमें गुप्त जी दुलारे जी को बहुत डांटते हैं कि तुम यह सब जो उस समय लिखवा रहे थे सबको ऐसा लग रहा था कि मैंने किया है, और अगर अभी लखनऊ में उस समय कवि सम्मेलन होने वाला रहता है और वह बोलते हैं कि तुम जयशंकर प्रसाद जी को भी बुला लो, तो दुलारे भार्गव जी बोलते हैं कि नहीं, मैं मतलब पहले तो मैं मना कर देते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी बोलते हैं कि उनके बारे में बोलते हैं कि पहले भी तुमने बहुत सारी गलतियां की है और अगर अब तुम नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं इसमें बोलूँगा। तो दुलारे जी को लगता है कि शायद अभी आक्रोशित हो गए हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, और वे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं बुला लूँगा। तो दूसरा दिन जब आता है और जब कवि सम्मेलन शुरू होने वाला रहता है तो मैथिली शरण गुप्त जी जाते हैं और वहाँ की सजावट देख के वो बहुत खुश हो चुके रहते हैं, बोलते हैं वाह कितना अच्छा सजाया है तुमने, और बहुत खुश रहते हैं। लेकिन फिर वो पूछते हैं कि क्या तुमने जयशंकर प्रसाद जी को न्योता दे दिया, और वे बोलते हैं कि मैंने एक इंसान, मैं तो नहीं गया लेकिन मैंने एक सेवक को बोल दिया था कि मैं न्योता दे दे। मैथिली शरण गुप्त जी इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित और आक्रोशित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने बोला था ना कि मैं नहीं बोलूँगा, और वो वहाँ से सीधे वापस मुड़ जाते हैं और वो कवि सम्मेलन में शामिल नहीं होते हैं। और अंतिम पलों में भी जब जयशंकर जी की तबीयत खराब हुई है तब भी मैथिली शरण गुप्त जी उनके साथ रहे हैं, और तब हमें पता चला है कि हाँ माधुरी के पीछे गुप्त जी नहीं थे जो उनमें छप रहा था। विवाह स्वास्थ्य जी, चूँकि उनका जो जीवन था वह काफ़ी दुखद था, मतलब उनकी जो पहली पत्नी रहती है उनका स्वर्गवास हो चुका रहता है क्षय रोग के कारण, दूसरी पत्नी रहती है उनका भी स्वर्गवास होता है क्षय रोग के कारण ही, और तीसरी जो दाम्पत्य जीवन है वो शुरू नहीं करना चाहते। और मैं ये बात पहले नहीं बोलना चाह रही थी कि वैराग्य क्यों लिए, ताकि ये सस्पेंस बना रहे कि आखिर वह कैसे किए। तो बस मैं इतना बताऊंगी कि वह राजी तो हो गए काफ़ी मुश्किल से, वह आप खुद पढ़िएगा। और उनकी जो तीसरी पत्नी थी उनका नाम कमला था और उन्हीं से उनकी पुत्र प्राप्ति हुई है रत्नशंकर जी। और इसमें उनके कमला जी के और प्रसाद जी भी के संवाद बहुत गहरे आए हुए हैं। जैसे वह दोनों आपस में बात करते हैं कि भाषा को लेकर, तो प्रसाद जी बोलते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा जीव हो, वो जब अचानक से या तो प्रसन्नता से ओतप्रोत होगा या तो आश्चर्यचकित होगा तब वह अपनी लोक भाषा ही बोलेगा। तुम ही सोचो अगर अचानक से सांप आ जाए तो तुम क्या हिंदी में बोलोगे या भोजपुरी में। अच्छा, अच्छी बात है। तो ऐसे उनके अनेक प्रसंग हैं। इसमें दृश्य आया है जब नेहरू जी काशी आए हुए हैं। इसमें एक और दृश्य आया हुआ है जब जयशंकर प्रसाद जी काफ़ी छोटे हैं और कांग्रेस का 12वां अधिवेशन है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था इसमें अधिवेशन भी है, तो 12वां अधिवेशन होता है और गोपाल कृष्ण गोखले जी काशी आने वाले रहते हैं। इसमें हम उनके परिवार को भी देखते हैं, क्योंकि जब जयशंकर जी दुखी रहते हैं कि माता की तबीयत भी ख़राब है और गोपाल कृष्ण गोखले जी के वो समर्थक भी, बहुत ज़्यादा प्रशंसक भी रहते हैं, तो वे सोचते हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो जब अपने भाई के साथ ये साझा करते हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उनके भाई बोलते हैं कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, इसमें इतना सोच क्या रहे हो तुम्हें बेशक जाना चाहिए और गोपाल कृष्ण गोखले जी यहाँ आ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी काशी के लिए, और तुम जाओ। खैर वह फिर कुछ और हो जाता है, उन्हें इनकी माता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर वह नहीं पहुँच पाते, जिनका उन्हें खेद रहता है। पर यह दृश्य भी है। और नेहरू जी जब आए हुए हैं बनारस में, वह दृश्य भी है कि नेहरू जी जाते हैं और सारे जितने भी कविगण रहते हैं, प्रसाद जी हो गए, प्रेमचंद जी हो गए, निराला, ये सब जाते हैं और जब वह चर्चा होती है उसका भी वर्णन किया गया है इसमें।
और उस समय की राजनीतिक मुद्दे और भी हैं, जब गोविंद वल्लभ पंत जी बात करते हैं कि उनकी नाटक कंपनी रहती है और कैसे वह संग्राम को दिशा दें, वह सब भी इसमें चर्चा है। व्यक्तिगत जीवन में औरतों को लेके वह कुछ भी ऐसा भिन्न नहीं सोचते थे कि वह हमसे अलग है। वह जीव के समान ही देखते थे कि मतलब ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं करते थे कि ये औरत है। कहीं मैंने बोला कि उनका जीवन और रूढ़िवादिता तोड़ना ये साथ साथ चला है, तो ऐसा कहीं भी नहीं आया है कि वह औरतों को लेके कुछ हेदृष्ट या कम आंकते थे। जैसे पाक कला ही हो गई, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छे से प्रशंसा की है। वह यह है कि जब वह खिचड़ी बनाए हैं खुद अपने दोस्त के लिए, तो वह बोलते हैं कि क्या आपने भाभी श्री की इसमें मदद तो नहीं ली है। तो भाभी श्री उनकी बोलती हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि प्रसाद जी कुछ बोलें कि अगर वही करेंगे तो कोई उनकी मदद कर सके। तो फिर प्रसाद जी, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी बात है जो मैं हर लोगों को सीखनी चाहिए प्रशंसा करने के लिए, कि वह अपनी उन्होंने प्रशंसा की है कमला जी की कि क्यों नहीं तुमने मदद की है। मानसिक मदद भी बहुत बड़ी मदद होती है और तुमने मानसिक तौर से मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ खाना बना पाऊँगा और अनुमति दी किचन में जाने की, ये भी बहुत बड़ी मदद है। कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। तो इसमें यह है कि निराला जी बोलते हैं कि जयशंकर प्रसाद अमीर इतने रईस घराने में भी होके कभी भी वह इसके वैभव के बियावान में नहीं गया और वह सच रूप में एक फ़कीर का जीवन जिया और वह सच्चा साधक था और उसकी जीवन जो है वह तोषक और न होकर फ़कीर की गुदड़ी है। और गुदड़ी का जो मतलब होता है वह कंथा होता है, तो इसलिए कंथा है लिखा गया है क्योंकि ये फ़कीर की उनकी गुदड़ी है। अलग अलग जो जितने भी पार्ट हैं सबको साथ में सिया गया है। और दूसरा यह कि प्रसाद जी में अपनी आत्मकथा लिखे हैं, आत्मकथा कविताबद्ध की है उसे, तब उन्होंने यह प्रयोग किया है कि सीवन को क्या उधेड़ कर देखोगे मेरी कंथा की, तो इसलिए कंथा। और मैंने एक और चीज़ देखा जिसमें जोड़ना चाहूँगी कि कंथा का वर्णन इसमें था, और मैंने श्याम बिहारी श्यामल जी के कुछ पॉडकास्ट भी सुने और उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि उन्होंने कंथा इसलिए लिखा क्योंकि ये कथा से मिलता जुलता है और ये कथा भी है। और साथ में उन्होंने बोला कि अगर कंथा कोई सब नहीं भी जानता होगा तो कथा तो सबने सुना होगा, तो ये कथा के रूप में लगे और साथ में कंथा रहे, तो इसलिए वो कंथा इसलिए भी चुनते हैं। नहीं, प्रसाद जी इस चीज़ को लेके, प्रसाद जी की सारी रचनाएं जब हम देखते हैं तो वह इतिहास को लेके, यह सवाल प्रेमचंद जी ने पूछा है कि तुम क्या करते हो कि सिर्फ इतिहास की बातों को लिख देते हो। तब जयशंकर जी बोलते हैं कि यथार्थ जो जैसा चल रहा है और यथार्थ को मैं वैसा ही रूप में लिख दूं, यह बात में विश्वास नहीं रखता कि उससे क्या होगा कि जो चल रहा है वही लिख दूं, जिससे लोगों को सीख मिले और प्रेरणा मिले, वह लिखनी चाहिए। इसलिए जब वह काल था स्वतंत्रता का, मतलब जब ये युग की बात है, जयशंकर जी का जो काल है वह स्वतंत्रता के समय का है, तो वह चाहते थे कि जो युवक है उनको अपने इतिहास के प्रति गौरव महसूस हो। वह इसलिए इतिहास की बातें लिखते थे ताकि इतिहास को लेके गौरव महसूस करें कि हमारा इतिहास कितना परिपूर्ण है, कितना वैभवशाली है, तो इसलिए वह इतिहास का लिखते थे। और वह कवि मन से इसलिए लिखते थे क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इतिहासकार होता है वह तो इतिहास को वैसा ही आलेखन कर देता है, पर कवि उसे पुनः निर्माण करता है।